राजस्थान की सियासत के लिए आज का दिन बेहद गर्म है। सुबह खबर आई कि ईडी ने पेपर लीक मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापा मारा है। साथ ही इतना ही नहीं, फिर खबर आई कि ईडी ने वैभव गहलोत को भी समन भेज दिया है। अब आप सोचिए, ईडी की आंच जब कांग्रेस नेताओं पर पड़ी तो कहां से कहां तक हड़कंप मचा होगा। ईडी की रेड पर सीएम गहलोत ने प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर जमकर बरसे। सीएम ने ईडी को केंद्र की कठपुतली बताया और सवाल किया कि संजीवनी घोटाले पर कार्रवाई क्यों नहीं करती ईडी। अब जब सीएम बरसे तो ईडी के बचाव में बीजेपी उतर आई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईडी की कार्रवाई पर सियासत करने को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया। कुल मिलाकर आज का दिन राजनीतिक गलियारों में हड़कंप वाला दिन था। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे, ईडी, छापेमारी और सियासत। बने रहिए मेरे साथ। एक स्वतंत्र, ऐसी निरपेक्ष रूप से काम करने वाली एजेंसी पर अन्यथा प्रश्न चिन्ह खड़ा करके उसकी साख को गिराने का कुत्सित षड्यंत्र है। पार्टी का मुखिया लेकिन नोटिस भी नहीं दिया आपने, छापे पर क्या पढ़ते हैं आप? नोटिस दिया नहीं, कोई केस दर्ज नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो शिकायत करने वाले कौन है? उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जिनका काम धंधा यही है, अपने करोड़ी महीना एक टिकट लेने की खातिर पूरा मिला हुआ है। राजस्थान में 17 बार पेपर लीक हुए सरकार के टेन्योर में। पेपर लीक राजस्थान के 70 लाख युवाओं से जुड़ा हुआ बड़ा प्रकरण है, लेकिन चुनावी मौसम में ईडी की इस कार्रवाई के सियासी मायने कांग्रेस निकाल रही है। 25 तारीख को चुनाव होने हैं, 25 नवंबर को, और इन चुनावों पर आज के प्रकरण का क्या असर होगा आप अज्यूम करिए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जगरूप सिंह यादव जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, देवेंद्र शास्त्री जी, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ सच बेधड़क के डेप्यूटी एडिटर विमल कोठारी जी जुड़े हैं। विशेष संवाददाता दिनेश डांगी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देवेंद्र जी, आपका रुख में करना चाहूंगी। सर, ईडी की कार्रवाई होती है, सुबह ये खबर आती है और जिस तरीके का हड़कंप मचता है राजनीतिक गलियारों में, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक शोर मच जाता है। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि ईडी अपना काम कर रही है, लेकिन ईडी पर या CBI पर, सरकारी एजेंसियों पर इस तरीके से सियासी बवाल मचना, क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गलत संकेत नहीं है? देखो नंदिनी, सच्चाई ये है कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है वो यहाँ के देश के नागरिकों के सामने एकदम खुली किताब है। जिस तरह से आप ईडी के जो कन्विक्शन और जो FIR के डाटा देखेंगे उससे स्पष्ट हो जाता है कि कुछ दाल में काला चल रहा है। ईडी के लेवल पे जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत फेयर नहीं है, और इसलिए ये जो इलेक्शन के दौरान जो रेड पड़ी है राजस्थान में बिना किसी FIR के, बिना किसी नोटिस के, तो ये इसका इरादा और टाइम गलत है। तो ये स्पष्ट है, हड़कंप होना स्वाभाविक है। अब ये डिपेंड करेगा कि कांग्रेस पार्टी इसको किस तरह से लेती है या राजस्थान सरकार इसको किस तरह से जनता के सामने लेके जाती है। ये मैं कह रहा हूं कि इसको एक वेपन की तरह से इस्तेमाल कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ये नुकसान भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को इसका पॉलिटिकल लॉस उठाना पड़ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कांग्रेस इसको किस तरह से हैंडल करती है। यानी कुल मिलाकर 25 तारीख को होने वाले चुनाव पर असर तो बिल्कुल पड़ेगा आज के दिन का। जिस तरीके से सुबह सुबह ये कार्रवाई हुई और उसके बाद कांग्रेस के भी तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कांग्रेस पार्टी में दिनेश, अगर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं तो उनसे मैं जानना चाहूंगी, काफी हलचल सुबह से ही मची। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का शोर सुनाई दिया और जमकर विरोध हुआ है। आप देखिए जगरूप जी, ये कोई नई बात नहीं है। सरकारी एजेंसियों पर पहले भी जब यूपीए सरकार थी तो कई ऐसी खबरें आज मैंने पढ़ी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दौरान जब पीएम नहीं थे तो सीबीआई को कांग्रेस का रट्टू तोता कहा जाता था। कई बार सीबीआई को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते थे। आप ईडी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ये जो चलन
चलता आ रहा है देश के अंदर, सरकारें किसी की भी हो, सरकारी एजेंसियों को उनकी कठपुतली बता दिया जाता है। क्या असर सरकारी एजेंसियों पर इनका पड़ता है, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं? देखिए नंदिनी जी, ये संदर्भ का सवाल है। जितनी भी एजेंसियां हैं, निकाय हैं, संस्थाएं हैं, वो अपने आधिकारिक क्षेत्र के तहत कार्रवाई करती हैं। और ये बात सही है, किंचित मायने में ये सही है कि जो सत्तासीन दल होता है उसके द्वारा जब कार्रवाई संपादित की जाती है, मान लीजिए कोई विमत वाले दल के ऊपर कार्रवाई होती तो वो इसका राजनीतिक उपयोग या दुरुपयोग बताते हैं। पर दरअसल में मैं समझता हूँ सभी राजनीतिक दलों को इस तरह की कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए जो इंटेल होती है। जो लेकिन सर ये जो मैं बेसिकली जानना चाह रही हूँ, ये जो सियासत हो रही है सर, क्या है पीछे की कहानी? देखिए ये तो जांच का विषय है, लेकिन जनता के बीच में जो संदेश जाता है सर, ये बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जिनकी विश्वसनीयता कमजोर होती है इस तरीके के बवाल से। तो ऐसे राजनीतिक बवाल ना मचे, इसका ध्यान तो केंद्र सरकार को भी रखना चाहिए, इसका ध्यान तो विपक्ष को भी, यानी कांग्रेस बीजेपी दोनों को रखना चाहिए था, लेकिन दोनों ने नहीं रखा। कार्रवाई का स्वागत करती है अमूमन। मैं जहां तक समझता हूं, मैं जैसा देखता हूं, जनता सभी कार्रवाई को स्वागत करती है। और अगर उसमें मान लीजिए सत्यांश नहीं निकला तो विधिक प्रक्रिया है, उसके तहत जो पीड़ित पक्षकार है उसको भी अपना कार्रवाई करने का अधिकार होता है। तो मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक दलों को इससे कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यहाँ कानून से ऊपर नहीं है। कोर्ट है, पीड़ित पक्ष के पास कोर्ट है। ए.के. जैन जी, लगातार यही बात कही जा रही है कि बीजेपी, अब देखिए सवाल ईडी पर खड़ा किया तो जवाब देने के लिए बीजेपी उतरी। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर आपको ईडी से इतनी प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट जाइए। तो ये किस तरीके की बात, आप इसे किस तरीके से देखते हैं, कैसा प्रावधान है? सबसे पहली बात तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसके तहत ईडी कार्रवाई कर रही है, इसको देखना होगा। मूल रूप से ये कानून सन 2002 में अंतर्राष्ट्रीय कई देशों में लाया गया था और इसका लाने का उद्देश्य था कि जो ड्रग्स माफिया हैं, ड्रग्स का धंधा चल रहा था, ड्रग्स मनी लॉन्डर हो रही थी, दूसरे मैटर्स में लग रही थी, ड्रग्स के ट्रैफिकर्स को तो पकड़ा जा रहा था, पर उस मनी पे ठीक है सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपके पास वापस लौटूंगी। ए.के. जैन जी, अपनी बात पूरी करिएगा आप। दिनेश इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। ईडी की कार्रवाई को लेकर जो हलचल दिनेश सुबह से ही मची हुई है, अभी फिलहाल क्या ताजा खबरें? चलिए वापस चलते हैं, हमारे साथ जो वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं ए.के. जैन जी, उनके पास। सर, आप ईडी की पावर्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी, ईडी की पावर्स की मैं बात करना चाहूंगी कि 2000 जी ईडी के पावर्स तो असीमित हैं। मैं उसी पर आना चाह रही हूँ सर कि ईडी का उद्देश्य और ईडी के पावर्स की बात अगर हम करें, 2019 में ईडी के पावर्स को बढ़ा दिया जाता है। पहले गिरफ्तारियां और इस तरीके से लोगों के घरों पर जाके छापेमार कार्रवाइयां, ये ईडी के हाथ में नहीं होता था, उसके लिए प्रॉपर परमिशन और पूरा सिस्टम होता था। लेकिन इन पावर्स को बढ़ाया, जिसका असर आज देखिए कि कितने बड़े बड़े नेताओं पर गाज गिरी है। लेकिन सवाल यहाँ पर विपक्ष इसलिए खड़ा कर रहा है कि क्या सिर्फ कांग्रेस के नेता ही दिखते हैं, क्या सिर्फ विपक्ष के नेता ही दिखते हैं ईडी को? देखिए, मैं बता रहा था कि ईडी का उद्देश्य था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग ड्रग्स माफिया के थ्रू की जा रही है उसको रोका जाए, और उन अपराधों को रोकना जो मनी देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रही थी उसको चेक करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया था। और इसका जो शेड्यूल का पार्ट ए है उसमें सिर्फ ड्रग्स एक्ट के विषय में ही हवाला दिया हुआ है, तथा देश के विरुद्ध आपराधिक बल्कि शस्त्र बलों के आधार पर विद्रोह करने वाले अपराधों को रोका जाता है कि जब फॉरेन एड से किसी देश के अंदर विद्रोह। उसके बाद इसमें बी शेड्यूल जोड़ा गया जिसमें दुनिया भर के सारे अपराध, जिसमें मामूली मारपीट से लेकर 302, 307 इमोरल ट्रैफिक थेफ्ट, करप्शन एक्ट, यानी भारतीय दंड संहिता की कौन सी ऐसी धारा होगी जो उसमें जोड़ी नहीं गई होगी, ऐसा कौन सा अपराध है जिसको शामिल कर दिया। बस एक राइडर लगा दिया गया कि जब मनी जो इन्वॉल्व है वो 30 लाख रुपए से ज्यादा, और उसकी आड़ में जहां पर फोर्जरी का भी अपराध है, जिस मामले में चाहे ईडी कार्रवाई आरंभ कर सकती है, क्योंकि उनका एक ही प्रीकंडीशन है कि उस मामले की कोई एफआईआर दर्ज होनी। मेरा निश्चित रूप से मानना है कि ईडी का जो मूल उद्देश्य था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का, जो ड्रग्स माफियाओं की मनी को रोकने का था, उससे ईडी भटक गई है और आज ईडी कार्रवाई वो कर रही है जो स्पष्ट रूप से कहा जाए कि जो सरकारें चाह रही है, जो उनके बॉसेज चाह रहे हैं, वो काम ईडी कर रही है।
विमल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपसे जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। किरोड़ी लाल मीणा का नाम इसमें बार बार लिया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा बार बार मुद्दों को उठाते हैं, फिर उसके बाद सरकारी एजेंसियां कार्य करती हैं। सोची समझी साजिश, आज मुख्यमंत्री के बयानों को भी आपने सुना और सीधे तौर पर गंभीर सवाल खड़े किए। तो इसे सोची समझी साजिश बताया जा रहा है, इलेक्शन सर पर हैं। ये जिस तरीके का घटनाक्रम आज हुआ है, कितना असर 25 तारीख पर पड़ेगा, क्या लगता है आपको? देखिए 25 तारीख पर जो इस घटनाक्रम का असर पड़ेगा उसके बारे में तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी सचिन पायलट जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि 29 दिन बाकी पड़े। पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, 2 दिन बाद याद नहीं रहता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जहाँ तक किरोड़ी लाल जी मीणा के आरोपों की बात करें, किरोड़ी लाल जी मीणा ने कई गंभीर आरोप न केवल पेपर लीक मामले में लगाए बल्कि जल जीवन मिशन में भी लगाए हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो गणपति प्लाजा में लॉकर है, जहां अभी इनकम टैक्स की जांच आज भी जारी है 13वें दिन, वहां भी लगाए हैं। किरोड़ी लाल जी ने आरोप लगाए थे कि गणपति प्लाजा के लॉकर्स में 500 करोड़ रुपए का काला धन और 50 किलो सोना है। कल तक की जो रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की थी उसमें 5 करोड़ के आसपास की नकदी जब्त हुई है और मुश्किल से 4 किलो सोना जब्त हुआ है। ठीक है। इस तरह ये कहा जा सकता है किरोड़ी लाल जी मीणा हो सकता है अपने राजनीतिक को लेकर के कोई आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी अपने बयानों में कहा है कि किरोड़ी लाल जी का एक लक्ष्य है, उनको एक सीट से मतलब है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक सीट के लिए क्या कोई एक आदमी पूरी एजेंसीज को अपने कुल मिलाकर हर चीज की राजनीति हो रही है। वापस बिल्कुल। लौटूंगी सर, दिनेश डांगी हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, जो राजनीतिक हलचल कांग्रेस पार्टी के अंदर मची, मैं उस बारे में आपसे जानना चाहती हूं। सुबह खबर आई गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर छापेमार कार्रवाई हो रही है, ओम प्रकाश हुड्डा के आवास पर कार्रवाई हो रही है, फिर किस तरीके का घमासान दिल्ली से लेकर जयपुर तक देखने को मिला? जी देखिए, कांग्रेस मुखिया के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी। सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हाजिर होने का नोटिस भेजा। इससे पूरी कांग्रेस कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी घमासान देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं ईडी के दफ्तर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो यूथ कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता और पदाधिकारी है वो यहाँ पर विरोध करने पहुंचे हैं और नंदिनी पूरी तरह से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, यूथ कांग्रेस के जो नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता है वो अपने संगठन के कांग्रेस पार्टी के झंडे लहराते हुए ईडी ऑफिस के बाहर पहुंचे और कड़ा पुलिस का यहाँ पर पहरा लगा हुआ है। वाटर कैनन और आरएसी की बटालियन है वो यहाँ पर तैनात है और राजनीति से प्रेरित इस कार्रवाई को यहाँ पर बता रहे हैं। और जिस तरह सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभी प्रभारी जो रंधावा है वो रवाना यहाँ पर हो चुके हैं, तो बेहद जोश में और गुस्से में यूथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यहाँ देखे जा रहे हैं और पुलिस को इनको कंट्रोल करने में मशक्कत करनी पड़ सकती है और मुर्दाबाद प्रधानमंत्री के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं और बैरिकेड्स इनको रोकने के लिए लगाए। आप देख सकते हो कि काफी आक्रोश नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है और जमकर नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और पुलिस इनको रोकने की कोशिश है वो यहाँ पर कह सकते हैं। तस्वीरें देख सकते हो, बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ने की कोशिश यूथ कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जमकर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली में पीसी के जरिए कहा था कि किस तरह यहाँ ईडी अपनी कार्रवाई को अंजाम देगी। उन्होंने कहा कि मेरे बेटों को बेवजह मामले में घसीटा यहाँ पर जा रहा है और उन्होंने कहा हम डरने वाले नहीं है इस तरह की कार्रवाई से। जिस तरह की ईडी रेड कर रही है, केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का, जांच एजेंसियों का मिसयूज, दुरुपयोग यहाँ पर कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब जब भाजपा डरती है ईडी और अन्य जांच एजेंसियों को आगे यहाँ पर कर देती है। तो संजीता सियाग महिला पदाधिकारी यूथ कांग्रेस की, दुष्यंत सिंह चुड़ावत, यशवीर सिंह सूरा, इनके नेतृत्व में महिला कांस्टेबल उनको समझाइश यहाँ पर करते हुए पीछे उनको धकेलकर उतारने की कोशिश करते हुए तो पूरी कांग्रेस कह सकते हैं कि सड़कों पर उतर आई है। प्रभारी रंधावा सीकर के लिए रवाना हो चुके हैं और गोविंद डोटासरा के सीकर आवास पर कई विधायक है वो भी पहुंच चुके हैं। मुकेश भाकर, राजेंद्र पारिक पूरी एकजुटता को दिखाने की कोशिश करते हुए कांग्रेस का दावा है कि ये दांव उल्टा पड़ेगा जी। जो 2 गारंटी हमने कल लॉन्च की, बिल्कुल दिनेश, हम देख रहे हैं तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हैं ये, और ये विरोध अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, एनएसयूआई का, ये सड़कों पर है। आज का दिन लगातार एक के बाद एक सरगर्मियों से भरा हुआ घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट रहा है। हमारे सहयोगी लोकेश ओला हमारे साथ पीसीसी कार्यालय से जुड़े हुए। लोकेश,
हलचल तो पीसीसी कार्यालय के बाहर भी सुबह से लगातार तेज है। बिल्कुल, कांग्रेस की चाहे बात करें तो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यालय हो या फिर वॉर रूम हो या फिर मुख्य पीसीसी कार्यालय, लगातार जो विरोध के स्वर है कांग्रेस के वो तेज होते जा रहे हैं, क्योंकि जो जिस मामले को लेकर जो आज ईडी ने जो कार्रवाई की है, वो छापेमारी जो की है, उसके खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी देखने को मिला है। पीसीसी कार्यालय के बाहर अब जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज सेवा दल के जो तमाम कार्यकर्ता है वो एकजुट हुए। सेवा दल के जो तमाम कार्यकर्ता है वो नारेबाजी यहाँ करने के लिए आए, लेकिन अभी पुलिस के द्वारा अनुमति नहीं मिली, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। बात करें तो आप तस्वीरें भी यहाँ देख रहे हैं कि जो नारेबाजी है वो यहाँ जो कार्यकर्ता है वो कर रहे हैं, क्योंकि एक जो कांग्रेस पार्टी की ओर से जो जिस तरह से लगातार पहले से कहते आए हैं कि जो चुनाव के अंदर ईडी और सीबीआई है वो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो लगातार कर रहा है। हमारे साथ सेवा दल के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता वो मौजूद हैं। आज आपके अध्यक्ष के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, ईडी की जो छापेमारी हुई है और अब कांग्रेस एकजुट यहाँ नजर आ रही है, विरोध प्रदर्शन यहाँ किए जा रहे हैं। सर जी, ये विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ है। केंद्र सरकार की जब जमीन खिसकती जा रही है भाजपा की, तब ईडी का, सीबीआई का और आईटी का दुरुपयोग कर रही है। बिल्कुल लोकेश, तो कुल मिलाकर राजनीतिक माइलेज हर तरफ से लिया जा रहा है। अब इस घटनाक्रम के बाद देवेंद्र जी, आप देख रहे हैं जो राजनीतिक हलचल पैदा हुई है अब राजस्थान के अंदर, आप किस तरीके से अब तक इस इलेक्शन को देख रहे थे और आज के इस घटनाक्रम के बाद किस तरीके से माहौल बदलेगा? क्योंकि एक तरफ ईडी की कार्रवाई हुई तो कांग्रेस ने भी अब इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है और सिंपैथी गेन करने का सीधे तौर पर प्रयास है। देखो नंदिनी, दरअसल ये जो गए की राजनीति से प्रेरित ये जो रेड्स हैं ये स्पष्ट हो रही हैं, तो डेफिनेटली कांग्रेस के लिए ये अवसर है कि वो इस मुद्दे को जनता के बीच में लेकर के जाए। भले ही उनके नेताओं के खिलाफ ये रेड्स हैं, लेकिन जनता को ये मैसेज जा रहा है कि ये गलत समय पर और गलत तरीके से ये सारी रेड ऑर्गेनाइज हो रही हैं। आप देखिए कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने शायद ही कोई विपक्ष का पार्टी होगी जिसके नेता को अभी तक ईडी के दायरे में नहीं ले लिया है। आप चले जाइए, राजस्थान ही नहीं, राजस्थान की कांग्रेस ही नहीं, तमाम दूसरी तमाम पार्टियों के नेताओं को लपेटे में ले रखा है और जब चुनाव होते हैं उस वक्त उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कांग्रेस कुछ गलत नहीं करेगी अगर इसको जनता के बीच में लेके जाएगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ईडी अगर कोई कार्रवाई कर रही है, न्यायिक कार्रवाई कर रही है, तो न्याय हो रहा है ये दिखाई भी देना चाहिए। आप एक आंकड़ा मैं बता के खत्म करूंगा कि पिछले 15 साल में 5000 से ज्यादा रजिस्टर हुए हैं, एफआईआर हुई है ईडी की, लेकिन कन्विक्शन महज 23 मामलों में हुए हैं। तो यानी कि ज्यादातर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हुए हैं और उसमें कन्विक्शन नहीं कर पाए। कही कि बहुत सारे केसेस होते हैं जो जब चुनाव होते हैं तो वो केसेस खुलते हैं, फिर उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, उन केसेस को कोई पूछता नहीं। सर, ये बहुत बड़ा आरोप है। अगर कोई केस खुला है तो ये भी तो सरकारी एजेंसियों का दायित्व ही है, उनके कंधों की जिम्मेदारी है कि आप उसका कंक्लूजन तो निकालें। नंदिनी जी, ये सही है कि जो कार्रवाइयां एजेंसी की वो भेदभावपूर्ण नहीं होनी चाहिए, और होती हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कोई भी होली काऊ नहीं है और न्यायिक प्रक्रिया है वो सब पे समान रूप से लागू होती है। कोई भी प्रकरण दर्ज होता है तो न्यायालय की संपत्ति है, न्यायालय उसमें अन्वेषण भी कर सकता है, प्रतिकूल टिप्पणी भी कर सकता है। जो पीड़ित पक्षकार है उसको भी अपने अधिकार हैं न्यायिक प्रक्रिया के तहत। तो ये कहना सही है कि ये समय गलत हो सकता है, ये भेदभावपूर्ण भी कार्रवाई नजर आ सकती है, लेकिन एजेंसियों की अपनी अधिकारिता है और उसको जैसे कि उसका दुरुपयोग सत्तासीन पार्टी को या केंद्र या जो भी राज्य सरकारें उनको नहीं करना चाहिए। साथ ही ये भी है कि अगर कार्रवाई होती तो उसका भी राजनीतिकीकरण नहीं करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कार्रवाई नहीं होगी तो एजेंसियों को सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अगर आप पाक साफ हैं तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है, ये सवाल उठ रहा है। विमल जी, जिस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं सर, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं और राजस्थान में भी, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही ईडी की कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस बेहद गंभीर आरोप लगा रही है कि वहां आपको कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा। कुल मिलाकर बीजेपी को पूरी तरीके से बैकफुट पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ
कि कैसे यहाँ पर कौन बैकफुट पर आता नजर आ रहा है। जब ईडी यहाँ आई, कार्रवाई हुई, तो कौन है बैकफुट पर? क्या गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ अगर छापा पड़ा तो उनकी छवि अफेक्ट नहीं होगी? बिल्कुल उनकी छवि अफेक्ट होगी, लेकिन आपको इस बात का भी इंतजार करना चाहिए कि ईडी को इस छापे में क्या मिला। वो ईडी की तरफ से जब सामने आएगा, जैसा कि देवेंद्र जी बता रहे थे, जगरूप सिंह जी बता रहे थे कि एजेंसीज को एक मर्यादा में काम करना चाहिए, जो शायद वो कर रही है या नहीं कर रही है। मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ईडी हुआ, डीआरआई हुआ, डीजीजीआई हुआ, जो सरकार की, केंद्र सरकार की एजेंसीज है जो इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई है, ये हमेशा ठोस प्रमाणों के साथ में काम करती है। अभी कुछ समय पहले जब सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उन्होंने बोला चुनाव के एंड पहले ये कार्रवाई हुई। कोई भी एजेंसी ये कार्रवाई करेगी तो उसको भी पता उसके ऊपर आरोप लगेंगे। इन आरोपों का जवाब ही उसके कार्रवाई के परिणाम में छिपा हुआ है। ये परिणाम क्या आते हैं, कब आते हैं, इससे इन सारे सवालों का जवाब जनता के सामने आएगा। क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि सुबह से कार्रवाई हुई और शाम होते होते ईडी की जो टीमें हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा की आवाज से निकल गई थी। एके जैन जी, जिस आधार की बात हो रही है कि सरकारी एजेंसी है, अगर गोविंद सिंह डोटासरा या फिर कांग्रेस के अन्य नेताओं के घर पर या फिर पेपर लीक प्रकरण से जुड़े जो भी कार्रवाइयां हुई हैं उनका कोई ना कोई आधार जरूर होगा। इसे पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, पॉलिटिकल माइलेज के लिए, क्योंकि चुनाव है। लेकिन अगर इसे आप एक कानूनी रूप से देखें तो आधार जरूर होगा कोई ना कोई। आपने बोला ईडी अपने उद्देश्य से भटक गई है। अगर ईडी ये कार्रवाइयां कर रही है तो आप इसे उद्देश्य से भटकता हुआ कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने कहा सरकारी एजेंसी ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ऑलमोस्ट, क्योंकि न्यायपालिका ही कुछ एक संस्था है जो स्वतंत्र बची है, सर्वोच्च न्यायालय ने ऑलमोस्ट, चाहे ईडी के लिए हो, चाहे सीबीआई के लिए हो, चाहे विभिन्न एजेंसीज के बारे में कई बार स्ट्रिक्चर पास कर ये कहा है कि ये एजेंसीज कानून के अनुसार काम करने की बजाय अपने आकाओं को खुश करने के लिए काम कर रही हैं। और आपने जो रट्टू तोता शब्द कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ये पैरेट, जो सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको कहा था कि ये ट्यूटर्ड पैरेट की तरह काम कर रही हैं। तो इस परिस्थिति में ये कितनी एजेंसी इंडिपेंडेंट है? जब कुल मिलाकर जनता अब इन तमाम सियासी बयानों के बीच में ये तो संतुष्ट रहना अपने दिमाग में कि कम से कम चलिए हमारे पास कोर्ट है। सभी एजेंसियों की या हर एक बॉडी की, जो सरकारी बॉडी हैं या जो हमारी कोर्ट है या जो एजेंसियां हैं, एजेंसियों को लेकर तो सवाल उठते हैं, लेकिन कोर्ट पर विश्वास कभी नहीं डगमगाता और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, परंतु कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते आदमी की आधी जिंदगी खत्म हो जाती है और वो कभी नहीं लौटाई जा सकती। एजेंसीज का काम भी न्याय के अनुसार काम करना है। एजेंसीज विंग है सरकार की, पर अगर एजेंसीज, मैंने कहा कि आप बताइए ड्रग्स के लिए कितने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेज बनाए ईडी ने इकोनॉमिक ऑफेंसेज के लिए कितने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेज बनाए हैं। जो मूल उद्देश्य ईडी का था, ईडी उस उद्देश्य से भटकी है। ईडी के डायरेक्टर को बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद वो एक्सटेंशन बंद किया, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एजेंसीज हमारी इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं? देवेंद्र जी फाइनल कमेंट, देवेंद्र जी फाइनल कमेंट। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर हेल्दी व्यवस्था, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार, ये अब इस पर बात ना करने की बजाय आपसे ये जानना चाहूंगी, बार बार बीजेपी कह रही है कि अगर इन्हें ये पाक साफ नहीं है तो इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, अगर ये पाक साफ है तो इन्हें क्यों परेशानी हो रही है? ये जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं सर, ये सही भी तो है ना? किस बात का डर है? देखिए नंदिनी जी, जैसा कि जैन साहब ने बहुत स्पष्ट किया कि जो मकसद इस एजेंसी का है, क्या उस मकसद के आधार पर काम हो रहा है? ये सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इसका इतिहास है, पिछले 7-8 साल का इतिहास देख लीजिए। उन्होंने जो मुकदमे बनाए हैं, एफआईआर दर्ज की हैं, वो कन्विक्शन तक पहुंच ही नहीं पाई हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार उनको टोक रहा है कि भाई बिना एविडेंस के आप किसी को पकड़ के अंदर डाल रहे हो, क्या चल रहा है? तो ये सवाल ये है कि जो ईडी है वो एक खास मकसद से और खास वजह से वो रेड्स का अपना प्लान करती है। भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट करती है। तो ये स्पष्ट होता है कि ये पॉलिटिकल सॉर्टेड करना, उन मामलों में कार्रवाइयां करना, ये ईडी का कार्य था। और तमाम जो हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े, उन्होंने ईडी की इस कार्यशैली पर उठाया है सवाल। सियासी बयानबाजी नहीं की है, लेकिन एजेंडे पर सवाल खड़ा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ जुड़े। तो ईडी की इस कार्रवाई के बाद हलचल होना तय था, लेकिन सबसे बड़ी बात
सवाल कांग्रेस पार्टी इसीलिए भी खड़ा कर रही है क्योंकि चुनावी मौसम में ही ईडी को गोविंद सिंह डोटासरा या ईडी को ओम प्रकाश हुड्डा या फिर वैभव गहलोत याद आए। क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है इसके पीछे का एजेंडा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा जब ईडी ये खुलासा करेगी कि क्या हाथ लगा छापेमार कार्रवाई में।